एनिमल आया और अंधाधुंध सब जगह छा गया है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कारण था कि ये सब्जेक्ट एकदम से यंग ऑडियंस हो या दूसरी ऑडियंस हो, सबको पकड़ लिया उसने? रणबीर कपूर के साथ जो एक्सपीरियंस था। रणबीर इज अ ग्रेट मैन, इज अ सच में जेम ऑफ पर्सन, बहुत ही हम्बल है। आपने फिल्में बहुत बड़ी बड़ी करी लेकिन रोल छोटे छोटे किए, जो कोई नहीं करना चाहता है कि यार छोटे रोल करेंगे तो टाइपकास्ट हो जाएंगे, फिर बड़े रोल नहीं मिलेंगे और इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आपकी क्या इसमें कुछ सोच अलग थी? दो चीजें हो सकती है कि आइदर आई एम अ डम एक्टर, राइट, और योर कास्टिंग डायरेक्टर इज। मनोज वाजपेयी जो हमेशा मेन स्ट्रीम में भी रहे और जो बोलते हैं पैरेलल काइंड ऑफ आर्टिस्टिक काइंड ऑफ, उसमें भी बराबर से रहते हैं, कमर्शियली भी हिट रहते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया ऐसा क्या खास है जो ये दोनों जगह पे वो मैच कर जाते हैं? Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आपने एनिमल देखी, जवान देखी, और जब ये सब देख रहे थे तो कुछ लोग थे जो इसको पहले से देख रहे थे या कह सकते हैं कि पहले से उसमें काम कर रहे थे। ये फिल्म तब क्या उनकी निगाह में इतनी बड़ी थी या आपने इसको बड़ा बना दिया? मेरे साथ बताने के लिए शिवराज वालवेकर। वेलकम टू जॉइन फिल्म सर। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। ये जो एनिमल आया और अंधाधुंध सब जगह छा गया है, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कारण था कि ये सब्जेक्ट एकदम से यंग ऑडियंस हो या दूसरी ऑडियंस हो, सबको पकड़ लिया उसने? मेकिंग था, सब्जेक्ट था, एक्टिंग थी, क्या था? नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोग जब शूट कर रहे थे तो हमें पता ही नहीं था कि ये फिल्म क्या होने वाली है। अच्छा। असिस्टेंट लोग जो थे उनको भी पता नहीं था, वो सब्जेक्ट पता था खाली संदीप रेड्डी, आरके, रणबीर कपूर और अनिल कपूर, जो मेन के कैरेक्टर्स है, उन लोगों को पता था। बट हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं था क्या होने वाला है और वो ज़्यादा बताते भी नहीं थे। बट जब मैंने फिल्म देखी तो मैं थोड़ा सा स्टक हो गया, आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग, कि मैंने बोला ये क्या फिल्म बनाई यार, ऐसी कैसी फिल्म बनती है, ये क्या फिल्म है। तो मैं फिल्म देख के निकला, घर गया, वापस सोचा, एक दिन छोड़ा, मैंने वापस देखी फिल्म और बहुत शिद्दत से देखी, शांति से देखी कि लोग ये फिल्म को इतनी क्यों सराह रहे हैं, ये बिजनेस क्यों कर रही है। तो 100% इट्स डायरेक्टर सक्सेस। ओके। क्योंकि आप देखिए वो फिल्म में एक बेटे का रिश्ता है, एक भाई का रिश्ता है, एक बहन का रिश्ता है, एक माँ का रिश्ता है, एक बाप का रिश्ता है, और जो यंग जनरेशन देखना चाहती है वो हर चीज संदीप सर ने डाल दी है उसने। और जिसको जो लेना है वो ले रहा है। ओके, समझे आप? राइट। किसी को बेटे का प्यार देखना है, किसी को बाप का प्यार देखना है, किसी को बहन का प्यार देखना है, किसी को भाई का प्यार देखना है, किसी को वायलेंस देखना है, किसी को रोमांस देखना है, किसी को मोर रोमांस देखना है। हर चीज वो फिल्म में उन लोगों ने प्लान की हुई। ये पर्सपेक्टिव मैंने भी नहीं सोचा था, बहुत कमाल का आपने इसको डिटेल एनालाइज किया वाकई। लेकिन एनिमल आपको कैसे मिली? एनिमल एब्सोल्यूट मुकेश छाबड़ा, क्योंकि मुकेश के साथ मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ और वो एक किस्सा बता दूँ मुकेश बिल्कुल ज़्यादा किस तरह से जुड़ गया। एक मैं ऑडिशन दिया था, आपने देखा होगा वो एडल्ट ड्राई पैंट का ऐड है ना, फ्रेंड्स ड्राई पैंट करके एडल्ट डायपर्स है, तो उसका हम लोग उन्होंने ऑडिशन मेरे से मंगाया था। जस्ट लॉकडाउन ख़त्म हो रहा था और उस वक्त मैं कोल्हापुर में एक शूट कर रहा था किसी मराठी शो का। मेरा ख़त्म ही होने वाला था काम उसमें, बट वो चल रहा था। तो तभी वो ऑडिशन आया तो वो सक्सेसफुल हो गया और उन्होंने बोला कि नहीं सर, आपको कल गोवा के लिए जाना पड़ेगा कोल्हापुर से। मैं बोला भाई हम लोग तो यहाँ क्वारंटाइन हो चुके हैं, हम अभी जाए कैसे? तो उन्होंने नहीं, आपको निकलना पड़ेगा, और वो असिस्टेंट्स और ये सब ये करने का प्रेशर है। फिर मुकेश जी के मुझे कॉल आए तो मैंने समझा कि भाई ये बहुत ही सीरियस मैटर है। मुकेश छाबड़ा किसी को कॉल नहीं करता है कभी, तो ये सीरियस मैटर है। तो वो प्रोड्यूसर को मैं मना रहा था, वो प्रोड्यूसर नहीं मान रहा था, ये नहीं हो रहा था, मेरा बीपी हाई हो रहा था। तो फिर मैंने वहाँ डिसाइड किया कि मैं कल गोवा जाऊँगा और मैं फिर वहाँ से निकला, गोवा चला गया, वो शूट किया। फिर मुकेश जी का मुझे कॉल आया कि आपने बहुत मेरी इज्जत बचा ली,
मुझे तब तक समझ गया था कि क्या हो रहा था। क्योंकि मेरा ही ऑडिशन, अमित शर्मा इज अ डायरेक्टर, जो बधाइयों के डायरेक्टर थे क्रोम फिल्म्स, जो वेरी वेरी फाइन डायरेक्टर है, आई लव दैट हिज डायरेक्शन। तो उन लोगों ने, मुकेश जी ने और अमित जी ने, दोनों ने मिलके बस मेरा ही ऑडिशन प्रेजेंट किया था क्लाइंट और एजेंसी को। ओके ओके ओके। तो और कोई 45 ऑडिशंस मंगाए थे, लेकिन इन दोनों ने मिलके सिर्फ मेरा और मेरा करके क्लाइंट को और एजेंसी दोनों को मना लिया था। और जब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था, उनकी फट गई थी। सही बात है, पूरा हिल जाएगा मामला। तो लेकिन मुकेश जी ने बोला कि आपने ये किया है, बट आई विल टेक केयर। मुझे समझा कि आपने वो प्रोजेक्ट भी छोड़ा है इसके लिए। एंड सच में उसके बाद मुकेश जी ने मुझे बहुत हाथ दिया है। थैंक गॉड टू मुकेश जी के, थैंक्स है, दैट्स इट। ओके, तो उस तरह से तो मैं उनके गुड बुक में हूँ, ऐसा लगता है मुझे। ओके, ये भी आसान नहीं होता है गुड बुक में बने रहना या करना, बहुत कुछ करना पड़ता है। ओके, इसके बाद आपने एक और बड़ी फिल्म कर ली इसी साल में, जवान। हाँ, वो कैसे मिली और क्या? अगेन मुकेश छाबड़ा। अच्छा, अगेन मुकेश छाबड़ा। मतलब एक जगह सही हो जाए मामला। हाँ, मुकेश छाबड़ा भी है, कास्टिंग बे वाले भी है, बहुत सारे हैं, कुणाल कास्टिंग, वो बहुत सारे लोग हैं, पराग मेहता ऑल्सो। इन सब लोगों के साथ संबंध अच्छे हैं, बातें होती है। और मैं एक चीज़ ये कहता हूँ कि आपको खाली अच्छे संबंध बना के नहीं काम चलता है, यू शुड बी अ गुड एक्टर। हाँ, आप एक एक्टर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक बार, दो बार, 3 बार काम देंगे, अगर आप प्रूव नहीं कर पाएंगे तो आपको फिर आगे कोई नहीं खड़ा करेगा। तो आपने 2 फिल्में की, दोनों में अलग अलग जनरेशन के सुपरस्टार्स हैं। एक तरफ शाहरुख खान है ना, और एक तरफ है रणबीर कपूर। क्या इनमें समानताएं हैं, क्या इनमें अलग बात है? शाहरुख जी के साथ तो मेरा काम नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा सीन ही डिफरेंट था। बट वो सीन ऐसा था उसमें कि वो फिल्म को पूरा ट्विस्ट कर गया। दैट्स, इसके लिए वो सीन पूरी फिल्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन है। वो सीन के बाद पूरी फिल्म घूम जाती है। तो उसकी वजह से काफ़ी मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इतनी शोहरत मिल जाएगी जवान के बाद। बट वो अच्छा हुआ। बट उनके साथ मेरा काम नहीं हुआ शाहरुख के। बट मेरी इच्छा है कि उनके साथ मैं सिल्वर स्क्रीन शेयर कर सकूं। ओके। और रणबीर कपूर के साथ जो एक्सपीरियंस था? रणबीर इज अ ग्रेट मैन, इज अ सच में जेम ऑफ पर्सन, बहुत ही हम्बल है। और वो ऐसे अपने को एक्टर्स को कभी महसूस नहीं होने देते कि ही इज अ सुपरस्टार। वो इतना घुल मिल के काम करते हैं। हम लोग बातें करते थे, हम लोगों ने काफ़ी दिन शूट किया, मुंबई में शूट किया, हम पटौदी में शूट किया, दिल्ली में शूट किया हम लोगों ने। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये रणबीर कपूर है जो देखते हैं। हाँ, सुपरस्टार और एक फैमिली का अपना एक, हाँ, उनका एक अलग कपूर से है ना, वो कपूर से है वो। तो बट बिल्कुल नहीं, एंड वेरी डाउन टू द अर्थ पर्सन, ही इज अ वेरी गुड एक्टर। एक्टर तो बहुत ही सेंसिटिव है, एक्सप्रेसिव है, बहुत एक्सप्रेसिव है। तो मज़ा आता है उनके साथ काम करने में, और भी कुछ कर रहा हूँ मैं उनके साथ। ओके, आपने फिल्में बहुत बड़ी बड़ी करी, लेकिन रोल छोटे छोटे किए, जो कोई नहीं करना चाहता है कि यार छोटे रोल करेंगे तो टाइपकास्ट हो जाएंगे, फिर बड़े रोल नहीं मिलेंगे और इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आपकी क्या इसमें कुछ सोच अलग थी? सोच अलग, शुरुआत में तो ऐसे होता था कि भाई काम मिल रहा है तो पहले कर लो। अच्छा, सच में बताऊं, फिर बाद में ऐसे आने लगा तो मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट को मना भी कर दिया। लेकिन मैं, कोई भी प्रोजेक्ट आता है मेरे पास, कोई भी सामने लेके आता कि सर ये किरदार है, तो मैं पहले पूछता हूँ कि टोटल ये कैरेक्टर का ये पूरी फिल्म में क्या स्थान है। और फिर मैं वो जजमेंट ले लेता हूँ कि मेरा ये बिलीव है कि मैं रोल की, जो कैरेक्टर की लंबाई है वो नहीं देखता, मैं उसकी डेप्थ देखता हूँ। लेंथ नहीं, तो डेप्थ देखता हूँ। तो वो कितना इस पूरे फिल्म के लिए कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, भले वो एक सीन में नहीं, एक लफ्ज, एक लाइन के लिए भी आ जाए, लेकिन वो फिल्म चेंज कर रहा है, तो पब्लिक के दिमाग में रहता है। राइट। सो मैं हमेशा, आज भी मैंने जवान के एक ही सीन था, बट मुकेश जी ने बताया था कि भाई ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है शिवराज, आपको करना चाहिए। राइट। और मैंने उनकी बात मान ली, क्योंकि मुझे भी ये बिलीफ है ना मेरा, कि लेंथ नहीं, मैं डेप्थ देखता हूँ। और लोगों के ध्यान में, दिमाग में बैठ गया कि नहीं भाई ये तो जो आने वाले एक्टर हैं वो सोचते हैं कि छोटा रोल है, लेकिन छोटे रोल की कहानी बड़ी है। छोटे रोल की कहानी बहुत बड़ी होती है। बहुत बड़ी है। बट
आपको स्टडी करना चाहिए, आपको उसके लिए आपके पास अभी वो मेरे पास वो भी वॉइस है कि मैं बात कर सकता हूँ कि नहीं सर मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा। राइट। तो अभी अप्रोच भी होता है तो लोग भी सोच के करते हैं अप्रोच। राइट, लेकिन शुरू में जैसा आपने कहा ना, आया तो मैंने किया। हाँ, तो पैसा कमाना था, पैसा कमाना, उसमें कोई बुराई बात भी नहीं है। और वो आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों को समझ में है कि यार भाई ये बंदा कर रहा है, ये जा रहा है। तो लोगों के सामने प्रेजेंट में जब तक ना हो तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये कौन बंदा है। राइट। अच्छा, जब आपने बताया संघर्ष किया, आते थे, बहुत मुश्किलें आती थी, है ना, तो उस टाइम पे कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको अट्रैक्ट कर रही थी, और आप क्या ऐसी कोई खास प्रैक्टिस करते थे या कुछ खास तरीके से सोचते थे कि नहीं यार मैं तो यहाँ तक पहुँचूंगा ही पहुँचूंगा, बिलीव? नहीं, इसके लिए जो एक्टिंग और ये क्या होता है कि एक हीरा होता है। अभी आप जब खान से निकालोगे, उसको माइंड से निकालोगे, तो हीरा कोयला सब साथ में होते हैं। बट कोयले को आप कितना भी ये करो, कट्स दे दो, चमकेगा नहीं। हीरे को थोड़े कट्स देने शुरू कर दो, वो चमकेगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि एक बॉर्न एक्टर होना, कि खान से हीरा ही निकलना चाहिए ना। कोयले को आप कितना भी तराशो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बट साइकोलॉजिकल पे लेवल पे आपने जैसे बताया कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी प्रैक्टिस करते थे, तो क्या उसने आपको वाकई सपोर्ट किया? यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैं बिलीव करता हूँ, बहुत बिलीव करता हूँ। यूनिवर्सल कॉलिंग, आई बिलीव ऑन दैट। क्योंकि हम लोग बोलते कि यार ये बंदे की विल पावर बहुत बढ़िया है, जो समझता करता है तो है। द सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू डिफरेंटली। क्या होता है उनके पीछे, क्या होता है? तो उन लोगों की जो आग होती है अंदर से जलने वाली, उसकी जो धुआं उठता है ना, वो सब जगह पे पहुंच जाता है कि भाई यहाँ पे आग लगी, चलो पानी मारो, पहले आ जाते हैं लोग। तो वो हिसाब से वो चलता है। शाहरुख खान जी की फिल्म में डायलॉग है ना ओम शांति में, कि सच्चे दिल से कोई भी चीज मांगो तो कायनात भी साथ देती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप अच्छा सोचोगे, आप अच्छी चीज मांगोगे, तो आपकी बॉडी से वेव्स निकलते हैं और जो जरूरी लोग हैं उनके तक पहुंचाता ही है वो। और वो कभी कभी बोलते हैं यार अचानक, वो इतने सालों से मैं सोच रहा था, एक बंदा आया और मेरा काम करके अचानक चला गया। ऐसे नहीं है, क्योंकि इतने सालों की आपकी जो अट्रैक्शन की जो वेव्स निकल रही है, वो काम कर वो बंदे को पहुंची और बंदा आके आपका काम करके निकल गया है। ये साइंस है, ये प्रूवन साइंस है। राइट। सो मैं बिलीव करता हूँ और मैं बहुत सालों से उसका एक्सरसाइज भी करता हूँ। ग्रेट। तो पॉजिटिविटी भी मेंटेन करनी, पॉजिटिविटी होनी बहुत जरूरी है कि आप जब सामने जाओगे तो वो सामने वाले बंदे को आपसे बात करने का दिल करे। अगर आपकी नेगेटिव सोच है, आपकी नेगेटिव ऑरा है, तो वो सामने वाले नहीं यार बात नहीं करनी है, तो आप नहीं कर पाओगे ज्यादा कुछ। तो यू शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, बहुत जरूरी है पॉजिटिविटी। ओके। तो आपने टीवी भी किया, वेब सीरीज भी की, फिल्म भी की, है ना, स्टेज भी किया। जब इस मीडियम में एज एन एक्टर आते हैं, आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलता है? फ्रैंकली ऑन स्टेज। ओके। और लार्जर ऑडियंस और पॉपुलैरिटी कहाँ से मिलती है? फिल्मों से फिल्मों से ही मिलते हैं, बिकॉज फिल्म्स हिस्ट्री हो जाते हैं। टीवी शोज हिस्ट्री कभी नहीं होते। आज आप कौन सा भी टीवी शो करो, आप बहुत पॉपुलर हो जाओगे, रातों रात पॉपुलर हो जाओगे। जैसे वो शो खत्म हो जाएगा, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन फिल्म एक बन गई, फिल्म बन गई तो फिल्म हिस्ट्री होती है हमेशा। ये मेरी सोच है। अब वेब पे भी कितना काम करो, आपको पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, बट सिल्वर स्क्रीन है, मजा है। लेकिन ये बड़ी मजे की बात है कि आप मुंबई में काम कर रहे हैं, बड़ी फिल्मों में काम कर रहे हैं, सीरीज में काम कर रहे हैं, टीवी में, और रहते हैं आप पुणे में। ये अलग सा लिवरेज आपको क्यों मिला हुआ है? लिवरेज वो पाने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया भी है, ऐसा नहीं है। शुरू में मैंने 2009 में एट द एज ऑफ 40 मैंने एज अ फुल टाइम एक्टिंग करियर मेरा शुरू किया। कि 2009 जनवरी में मैंने तय किया कि इसके आगे मेरा ब्रेड एंड बटर जो भी होगा वो एक्टिंग ही होगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा, चाहे जो हो। अभी ऊपर वाले को मेरी चिंता है तो वो मुझे दे देगा। एंड आई बिलीव माई सेल्फ कि मैं आई एम अ बॉर्न एक्टर। मुझे ऐसे लगता था, बचपन से लगता था। बस आते आते थोड़ा सा 40 साल गुजर गए वहाँ। वो होता है ना, वो कब्रिस्तान के बाहर मंजिल तो तेरी यही थी, बस आते आते उम्र गुजर गई। वैसे मेरा वहाँ या इंडस्ट्री में वापस आते आते 40 साल लग गए। बट मैंने स्ट्रगल शुरू किया। शुरू में मैंने जो मेरे कुछ पहचान वाले जो पुणे से मुंबई शिफ्ट हो गए, मैंने शुरुआत की। मैं यहाँ आके 15-20 दिन रहा। मेरी माई रियल सिस्टर इज इन ठाणे। तो मैं 15 दिन रहा, थोड़ा सर्वे किया कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी। मेरे कुछ जो हम लोग साथ में स्टेज करते थे मुंबई में, तो एस्टेब्लिश थे तब।
पुणे मुंबई में, पुणे में हम लोग स्टेज करते थे, मुंबई में एस्टेब्लिश थे मराठी एक्टर्स से। तो मैंने उनसे जाके मिला तो सब अरे क्या हाँ बताएंगे यार ये सर। मुझे अंदाज आ रहा था कि यार कुछ नहीं होगा भाई अकेला चलो रे, यही करना पड़ेगा यहाँ पे। सो मैंने बोला कि यार नहीं मराठी से स्ट्रगल नहीं करेंगे हम लोग करेंगे तो अभी हिंदी में घुस जाएंगे। सो मैंने क्राइम पेट्रोल में बोला कि माय पर्सनैलिटी है इंस्पेक्टर वाली है, वो तो लोग बहुत सारे बोलते कि इफ्तिकार के बाद मैं ही हूँ। क्या बात है, ये तो कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है राइट। तो मैंने शुरुआत की, मैं फिर ऑप्टिमिस्टिक का ढूंढ के निकाला तो बोले कि यहाँ नहीं, वो मालाड में चिंचोटी बंदर रोड पे उनका कास्टिंग, वहाँ पे चला गया। तो उन्होंने मेरा पर्सनैलिटी देख के मुझे ऑडिशन दिया, नहीं हुआ। अब बिलीव नहीं करोगे 1.5 साल में मैंने 28 बार मैंने ऑडिशन दिया क्राइम पेट्रोल के लिए और नहीं सिलेक्शन हुआ। 29 बार जब कॉल आया तो मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूँगा ऑडिशन अभी। बोले क्या हुआ सर? मैंने बोला 28 बार मैंने आपको एक ही कैरेक्टर, इंस्पेक्टर का ही कैरेक्टर है ना, अलग अलग डायलॉग्स अलग है बट इंस्पेक्टर वही है ना। तो वो 28 बार ऑडिशन देने के बाद अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक्टर कैसा है, 2 चीजें हो सकती है कि आइदर आई एम अ डम एक्टर, राइट, और योर कास्टिंग डायरेक्टर इज डम। आइदर और 2 ही चीजें हो सकती है। आपके कास्टिंग डायरेक्टर तो काफी एक्सपीरियंस्ड वाले रहेंगे क्योंकि इतने सालों से ऑप्टिमिस्टिक का क्राइम पेट्रोल चला रहा है, तो और उनकी कास्टिंग दिखती है ना, तो वो तो डम नहीं रहेंगे, इसका मतलब मैं डम। तो मतलब नहीं, तो मुझे अभी नहीं आना क्योंकि मैं पुणे से ट्रैवल करता हूँ, मेरा खर्चा होगा। उस टाइम मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो सोचना पड़ता था मुंबई जाने के लिए। उस टाइम तो रेलवे से भी आता था तो 50-60 रुपए कुछ टिकट हो जाता था, वो भी मेरे जेब पे भारी हो जाता था कभी कभी, क्योंकि मैंने ठान ली थी कि अभी इसके एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं हो, तो मेरा पूरे सोर्सेस बंद थे इनकम के। तो मैंने बोला कि नहीं यार मैं नहीं करूँगा, आपको नहीं समझ में आता एक्टर क्या है तो छोड़ दीजिए ना, क्यों मुझे बार बार बोला के परेशान कर रहे हैं। और मुझे समझ में आ रहा है कि आपको एक कैरेक्टर के लिए आपको 4-5 ऑडिशंस प्रेजेंट करने, तो आप मेरे ऑडिशन क्यों प्रेजेंट कर रहे हो, छोड़ दो ना। तो बोले नहीं सर आप गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं हो गया, मैं बहुत नम्रता के साथ आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे मत बुलाइए अभी इसके ऑडिशन। अगर आपको लगता है 28 ऑडिशंस आपके पास पड़े हुए हैं तो कभी भी बुलाइए। फिर उसके बाद 15 दिन के बाद उसका कॉल आया, तो उसने पहले बोल दिया सर ऑडिशन के लिए नहीं कॉल किया। ये बात है, बोले आप देख ली हमने। बोला फिर किस लिए कॉल किया? तो नहीं आप शॉर्टलिस्टेड हो बट कमिश्नर का रोल है, नॉट जो मेन पिया है उसके रोल के लिए नहीं। तो मैंने बोला ठीक है यार शुरुआत तो हो जाएंगी, ठीक है। और वहीं से फिर वो क्राइम पेट्रोल का सिलसिला शुरू हो गया और बहुत सालों तक चला। याद नहीं मैंने क्राइम पेट्रोल के कितने एपिसोड किया, और आई एम द ओनली पर्सन इन क्राइम पेट्रोल कि मैंने पीआई भी किया और विलन भी किया है। अच्छा दोनों किया? हाँ, एक एपिसोड है, नॉर्मली ये रिस्क लेते नहीं लेते। एक भीड़ करके एपिसोड है, तो उसमें एक विठल लोखंडे करके एक किरदार है, तो मराठी बैकग्राउंड वाला, तो उसमें मैंने विलन भी किया है। मैंने क्या किया है? किस जुर्म के लिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया? कहा वाले कुछ भी करो, इसमें मेरा क्या है? मेरा क्या? एक बेकसूर की जान लेकर पूछते हो मेरा क्या? और मैं सेम टाइम पे मैं ये भी करता था, पीआई भी करता था। तो कभी इतना असर हुआ, क्योंकि इतने साल तक किया आपने, इतना असर हुआ कि अब केस में सुलझा लेते हो अपने आप ही? नहीं, वो उसमें नहीं जाता मैं। पर कई लोग ऐसा होता है ना, वो प्रेडिक्ट करने लगते होंगे कि यार रियल इंस्पेक्टर हूँ। नहीं होता है, तो काफी बार टोल बूथ पे, टोल नाके पे वो माफ कर देते हैं। अभी तो फास्टैग आ गया तो वो कंपलसरी कट जाता है, बट टोल पे बहुत बार अरे सर चलो नहीं करो। बहुत बार होता था ऐसा। एंड बट क्राइम पेट्रोल की वजह से पैन इंडिया एक रीच मिला। राइट। बस भारत ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, तो बांग्लादेश, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, यूके से मेरे काफ़ी फ़ैन है, तो अच्छा रीच मिला मुझे उसका। बांग्लादेश से ज़्यादा रीच है मेरा। अभी तक टोटल आप कितनी फिल्म्स और प्रोजेक्ट कर चुके होंगे? हिंदी फिल्में मैंने हिंदी, मराठी और तेलुगु और कन्नड़ ऑल्सो, कुल मिला के मेरी 107 फिल्में पूरी हो चुकी है। 107 और अभी और अभी आ रही है, अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये साउथ इंडियन लैंग्वेज में कैसे काम करते हो फिर आप? लैंग्वेज प्रॉब्लम, ट्रबल? लैंग्वेज प्रॉब्लम है नहीं, ऐसा नहीं, बट हम लोग लिख लेते हैं। एंड आई एम गुड इन इमीडिएट ग्रैब करने में मैं अच्छा हूँ।
तो वो रट्टा तो मारना ही है आपको लैंग्वेज का, तो और वो एक्सेंट जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, एंड आई एम गुड इन दैट। ओके, क्यों मैं वो इमीजिएट वो पड़क रहा, और वो जो एक्सेंट होता है ना तो वो मैं इमीजिएट ग्रैब कर लेता हूँ। बट अप्रोच कैसे किया, क्योंकि वहाँ की इंडस्ट्री की डिमांड बिल्कुल अलग है। अप्रोच मैंने कभी नहीं किया था, उन लोगों ने अप्रोच किया था वहाँ से। ओके, जैसे महेश बाबू की मैंने की थी ना, तो उसने पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट की थी, बिजनेसमैन। एंड उसमें एक एक्चुअली मेरा किरदार था एक टेररिस्ट का, जिसका एक ही सीन था, बट उन लोगों के मुंबई में शूट करना था, बट यहाँ पे कुछ परमिशन का लफड़ा हो गया, तो उन लोगों ने रामू जी में शूट किया उसका। फिर वही का एक एक्टर उन्होंने ले लिया, तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया था कि यार पुरी जगन्नाथ जी के साथ काम करने का मौका चूक गया। बट वो उस टाइम नदीम शाह करके एक एसोसिएट डायरेक्टर है, काफ़ी बहुत जो रामू जी अपना राम गोपाल वर्मा के हैं वो, तो उन्होंने पुरी जगन्नाथ को दिया था उनके काम मदद के लिए। ही इज़ अ वेरी फाइन डायरेक्टर नदीम। तो नदीम का एक दिन अचानक कॉल आ गया था, सर बोले आपके नसीब में फिल्म लिखी हुई है। बोले क्या हुआ? वो आपका जो किरदार था 1 दिन का था, अभी आपको पुरी सर जो रोल ऑफर कर रहे हैं उसका आपका कम से कम 14 से 15 दिन का शूट रहेगा, दैट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। और फिर वो कर लिया, मज़ा आ गया था। बट क्या बात है, क्योंकि सब लोग काम करना चाहते हैं उनके साथ, क्योंकि वो एक अलग नहीं, वेरी फाइन डायरेक्टर, अलग ही उनके भी विजन्स भी बहुत अलग। तो पैटर्न वाइज भी आपको लगा कि शूटिंग में या प्रोडक्शन वाइज या मेकिंग वाइज दोनों इंडस्ट्री में कोई फर्क है? बहुत फर्क है। क्या क्या? वहाँ पे एक शिस्त है, शिस्त को क्या बोलते हैं हिंदी में? आई एम मराठी। शिस्त मीन एक पर्टिकुलरनेस है। ओके। तो मैंने देखा कि वहाँ पे डिस्कशन नहीं होता है डायरेक्टर और डीओपी का। डीओपी के पास एक दिन पहले अगर कल ये सीन करना है शूट, तो एक दिन रात को उसके पास पूरा एक फाइल चला जाता है, उसमें लोकेशन रहता है, स्टोरी बोर्ड होता है, एक्टर्स के मूवमेंट होते हैं। तो डायरेक्टर की पूरी जो सोच है वो इसके लिए तो ऑन पेपर होती है। बाकी का प्रोडक्शन का कॉल टाइम अगर 9 बजे की शिफ्ट है तो प्रोडक्शन का कॉल टाइम रहेगा 6 बजे, लाइट वालों का कॉल टाइम रहेगा 7 बजे, डीओपी 7:30 बजे का डीओपी कॉल टाइम होता है, एक्टर्स के लिए 8 बजे का कॉल टाइम रहेगा, और जो डायरेक्टर्स है वो 8:30 बजे आएंगे। 8:30 बजे तक पूरे रेडी है सब। ओके। और शुरू हो जाता है, शॉट खत्म होने के बाद डायरेक्टर डिस्कस भी नहीं करता, क्योंकि उसको डीओपी को पता होता है कि आगे क्या क्या करना है। वो अपना अपना काम ऑलरेडी शुरू, उसने भी होमवर्क किया होता है एक दिन पहले, वो पूरा काम हो जाता है, टाइम ही नहीं लगा। और वो लोग मेरे ख्याल से वो एक्सेस शूट नहीं करते वो लोग। ओके, जितना चाहिए उतना ही करते। मतलब फिल्म सेट पे फिल्म शूट नहीं होती, वो पहले से सेट हो जाता है कि क्या शूट करना है, क्या शूट करना है। और बहुत ही क्योंकि एक बार ऐसे ही हुआ था, महेश बाबू थोड़ा ट्रैफिक की वजह से लेट आ गए थे, हम लोग पोईसर में शूट कर रहे थे, और महेश बाबू उस टाइम JW मेरिट में उनका स्टे था, तो लेट हो गया। तो पुरी जगन्नाथ ने गुस्सा किया उनके ऊपर। मैं देख रहा था, अरे सुपरस्टार है वहाँ के, प्रिंस बोलते हैं ना महेश बाबू को, बट उसने भी कुछ ये नहीं किया, आई एम सॉरी कि लेट। तो बोले कि ट्रैफिक तो तेलुगु में चल रहा था, तो बोला ट्रैफिक हुआ था, तो बोले थोड़ी पता है ना मुंबई का ट्रैफिक है, आधा घंटा पहला निकला करो। राइट। तो ये वाला जो होता है ना, काम के लिए वो लोग बिल्कुल कोई सैक्रिफाइस नहीं करते, वो काम करते हैं, और वो अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, और एक्टर्स को फूल की तरह संभालते हैं। क्या बात, ट्रीटमेंट वाइज बहुत बढ़िया वो। तो शिवा जी, अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं? अभी मराठी में मैंने 3 फिल्में की है पूरी, वो तो अभी आ जाएंगे। अभी मेरी एक अक्षय कुमार जी के साथ एक आ रही है, सरफिरा करके। ओके। जुलाई में उसका रिलीज है, और फिर उसके बाद अक्टूबर में आएगी देवा शाहिद कपूर के साथ, और उसके बाद आएगी छावा, जो मेरे लिए एक शायद, मैं आपको बताया कि मैं अभी चौखट पे खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार में हूँ, तो शायद वो चौखट खोल देगा छावा। ओके। क्योंकि इट्स हिस्टोरिकल फिल्म, और मैं उसमें अलग अलग 5 किरदार कर रहा हूँ एक ही फिल्म में। बहुत बढ़िया। और थैंक गॉड एंड टचवुड की ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया है कि एक ही फिल्म में 5 किरदार अलग अलग करने, तो मिलता नहीं है इस गूज़बम्प। आपने जितने भी शोज़ किए और फिल्म की खास तौर से, आप देखिए कहीं ना कहीं उसमें सभी में स्टार वैल्यू है, वो पॉपुलर भी हुए हैं। आपने वेब सीरीज भी की, तो एक बंदा ही काफ़ी है ना, जो मतलब OTT के तो बहुत बड़े स्टार माने जाते हैं, मनोज वाजपेयी। अरे वो तो है ना, मतलब इंटरनेशनली बढ़िया है वो। तो
ये सब एकदम कैसे होता जा रहा है? अचानक कुछ समझ में आ रहा है या बस हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि मनोज जी के साथ मुझे पहली फिल्म मिली थी, ऑडिशन करके मिली थी, क्योंकि वो पुणे में शूट करने वाले थे। तो फिर बाद में हम लोगों ने उड़ीसा भी शूट किया, उसका काफ़ी 2-3 जगह पे शूट किया। बुधिया सिंह बॉर्न टू रन, हाँ, एक फिल्म की थी, उसमें लोगों ने बेस गिल जो कैरेक्टर है, राइट, RCF का जो देखा है, तो वो कैरेक्टर मैंने उसमें किया था। मनोज जी के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। फिर मैंने उनके साथ मिसेस सीरियल किलर भी किया था। फिर एक ही बंदा काफ़ी है, और अभी भगवान की कृपा होता है और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उनके साथ बात चल रही है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मनोज वाजपेयी जो हमेशा मेन स्ट्रीम में भी रहे और जो बोलते हैं पैरेलल काइंड ऑफ, आर्टिस्टिक काइंड ऑफ, उसमें भी बराबर से रहते हैं, कमर्शियली भी हिट रहते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया ऐसा क्या खास है जो ये दोनों जगह पे वो मैच कर जाते हैं? एक तो उनकी पर्सनालिटी, मनोज वाजपेयी सर की पर्सनालिटी है ना, बहुत फंसी है। आप देखना, कभी भी ऑब्जर्व करना उनको, तो वो हर कॉमेडी भी बढ़िया कर लेते। वो प्रभु बुरी बला से बचा, प्रभु बुरी बला से, वो सीरियस रोल भी बढ़िया कर लेते। क्या तुमको बात करने का तमीज नहीं है क्या? ज्यादा शानपत्ती नहीं दिखाने का मेरे, अच्छे से बात कर, अच्छे से बात। वो विलन भी बढ़िया कर लेते हैं। तेरा क्या होगा? तूने जिसका हाथ पकड़ रखा है वो जुबैर की मोहब्बत है। वो कैरेक्टर एक नॉर्मल कैरेक्टर, एक फैमिली मैन, अभी फैमिली मैन की बात करते हैं, दोनों सीजन क्या चले। और फैमिली मैन में मुझे ऐसा लगता है कि मनोज वाजपेयी ने अपना लिमिट दिया है, लिमिट थ्रो किया है पूरा। हर चीज, एक बाप भी है, एक शौहर भी है, एक बॉस भी है, एक कॉमेडियन भी है उसमें, और एक बहुत ही जिम्मेदार अफसर भी है। राइट। जो अलग 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 शेड्स उन्होंने फैमिली मैन में दिया ना, मुझे नहीं लगता मनोज जी का इतना शेड एक प्रोजेक्ट में कहीं पे दिखा हो। और उन्होंने वहां पे प्रूव किया कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यू कैन सी स्पेशल 26 आप देखिए उनकी, हाँ, राइट, अलग किरदार, सब कुछ है उसमें। ये वाली चीज है, एक एक्टर के लिए जो होता है ना, ये सब चीजें बहुत जरूरी थी। ठीक है। जब आपने पहले ट्राई किया था तो मुश्किलें बहुत ज्यादा आई थी, अब काफी, क्या है ना, काफी। तो जब मुश्किलें आई थी तब ये भरोसा था कि एक दिन यहाँ तक पहुंच जाएंगे? देखिए सर, मेरा एक 101% भरोसा है कि मुझे बचपन से लगता था कि आई एम एक्टर, और ये मेरा जो बिलीफ है ना, ये मुझे आज से यहाँ तक लेके आया। ओके, आज यहाँ तक लाया और यहाँ से आगे भी लेके जाए। इसी तरह से आपको बड़ी बड़ी फिल्मों में, बड़े बड़े रोल्स में देखते रहें, मजा आएगा। तो मेरे साथ थे शिवराज वालवेकर। बहुत अच्छी अच्छी बातें इस पॉडकास्ट में निकल के आई। मैं हमेशा की तरह कंक्लूड करता हूँ, जैसा उन्होंने कहा कि वी आर बॉर्न एक्टर। इस फिलॉसफी को, लॉजिक को मैं भी मानता हूँ। अभी आपको मालूम ही है, पिछले दिनों मैं टेडक्स में गया था और वहाँ पर मैंने यही पूरा शेयर किया वहाँ पे जाके कि वी आर बॉर्न एक्टर। और दूसरी बात यह है कि आप अब दूसरे शहरों से काम कर सकते हैं, ये आपको मिल सकती है सहूलियत, लेकिन उसके लिए आपके सिक्के में दम होना चाहिए, मतलब आपकी कला में दम होना चाहिए। आपको बाकी सब चीज़ें अपने आप मिलती चली जाएंगी। अगर जो काम करेंगे वो काम छाप छोड़ेगा तो काम अचानक मिलता ही रहेगा। आपने इस वीडियो से क्या सीखा वो ज़रूर बताइएगा। और एक खास सवाल जो उन्होंने उठाया, मैं अपनी क्लासेस में तो हमेशा पूछता हूँ सभी स्टूडेंट से कि आप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से लोगों को इसका जवाब ही नहीं मालूम है। आपको अगर ये जवाब मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं, आप सिंगर क्यों बनना चाहते हैं, आप फिल्म मेकर क्यों बनना चाहते हैं। वो क्या रीज़न है, क्या वजह है जो आप अट्रैक्ट हो रहे हैं सिर्फ इसी फील्ड के लिए। क्यों आप सब कुछ दांव पे लगा के इसमें ही आना चाहते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ शेयर कीजिएगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।